किसी भी लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बाहरी दुश्मन या हमारे अपने ही भीतर की कमजोरियां? बहुत गहरा सवाल है। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों के हजारों कर्मचारियों से जुड़े एक ऐसे ही सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। जी। हमारे पास फैक्ट AI लेंस नाम के एक YouTube चैनल का विश्लेषण है जो उनकी बरसों से चली आ रही मांगों के पूरा ना होने की वजह पर एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि थोड़ी असहज करने वाली रोशनी डालता है। और ये मुद्दा इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ऊपरी तौर पर देखने पर कहानी बहुत सीधी लगती है। हाँ बिल्कुल, कर्मचारी हैं, उनकी कुछ मांगे हैं और सरकार या न्यायपालिका सुन नहीं रही, मामला खत्म। ज्यादातर प्रदर्शनों की तो यही कहानी होती है। बिल्कुल। और उनकी मांगे भी कोई आसमान से तारे तोड़ लाने वाली नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे 7वें वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करवाना, या फिर वो अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन मतलब ACP स्कीम में जो कुछ दिक्कतें हैं, हाँ, उन्हें दूर करवाना। तो ये सब तो बहुत ही प्रशासनिक और जायज लगने वाली मांगे हैं। तो सवाल यही उठता है कि फिर ये बरसों से अटकी क्यों है? और यहीं पर ये विश्लेषण एक नया मोड़ लेता है। अच्छा। ये कहता है कि समस्या की जड़ शायद उतनी बाहरी है ही नहीं जितनी की लोग मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल। ये विश्लेषण सीधे सीधे कर्मचारी संघों की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है और पूछता है, कहीं असली दुश्मन घर के अंदर ही तो नहीं बैठा? ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। मतलब आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि एक संघ का मतलब है एकता, एक आवाज। जी, एक मजबूत आवाज। लेकिन ये विश्लेषण कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी संघों के मामले में तस्वीर कुछ और ही है। पहली और सबसे बड़ी समस्या जो ये उजागर करता है वो है अंदरूनी गुटबाजी और साथ ही श्रेय लेने की होड़। हाँ, श्रेय लेने की होड़। और देखिए, ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं है, ये संगठनात्मक राजनीति का वो रूप है जहां फैसले इस आधार पर नहीं लिए जाते कि कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा क्या है, बल्कि इस आधार पर कि किस गुट को ज्यादा फायदा होगा। हाँ, या किस नेता का कद बढ़ेगा। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब अगर एक गुट, मान लीजिए गुट A, कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आता है जिससे सबका फायदा हो, तो गुट B सिर्फ इसीलिए उसका विरोध करेगा क्योंकि ये प्रस्ताव उनकी तरफ से नहीं आया। बिल्कुल यही, या इससे भी बुरा हो सकता है। Okay. वो शायद उस प्रस्ताव को लागू ही ना होने दे ताकि गुट A को उसकी सफलता का क्रेडिट ना मिल जाए। अरे बाप रे। विश्लेषण के मुताबिक इस श्रेय की होड़ और आपसी विरोध का नतीजा ये होता है कि कर्मचारियों की छोटी छोटी उचित मांगे भी ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। मतलब वो मांगे जो आसानी से पूरी हो सकती थी। हाँ, वो मांगे जिन्हें शायद प्रशासन थोड़ी बातचीत से ही मान लेता, वो भी इस अंदरूनी लड़ाई की भेंट चढ़ जाती हैं। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? मेरा मतलब है, आखिर इस सरकार और न्यायपालिका की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। बनती है, बिल्कुल बनती है। कहीं हम सारा दोष कर्मचारियों पर डालकर बाहरी समस्याओं जैसे कि बजट की कमी या वो लाल फीताशाही उसको नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? ये बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, ये विश्लेषण बाहरी कारकों को सिरे से खारिज नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा। बेशक सरकारी प्रक्रियाएं धीमी होती हैं, बजट की अपनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन इसका तर्क ये है कि एक मजबूत एकजुट आवाज इन बाहरी बाधाओं से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से निपट सकती है। ये बात तो सही है। आप खुद सोचिए, प्रशासन के लिए क्या आसान है, एक सुर में बात करने वाले एक शक्तिशाली संगठन से निपटना, या 10 अलग अलग गुटों से जो खुद ही एक दूसरे की बात काट रहे हो। जाहिर है दूसरा वाला, वो तो बस इंतजार करेंगे कि ये लोग आपस में लड़कर थक जाएं। सही पकड़ा। जब आप बटे हुए होते हैं तो आप बाहरी ताकतों को फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का खुला न्योता देते हैं, भले ही वो फूट उन्होंने ना डाली हो। वो पहले से ही मौजूद है। हाँ, वो तो पहले से ही मौजूद है। तो बाहरी समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन ये अंदरूनी कमजोरी उन समस्याओं को और भी मतलब कई गुना बड़ा बना देती है। ठीक है, तो पहली समस्या हुई गुटबाजी और श्री की होड़। इस विश्लेषण में और किन पहलुओं पर ध्यान दिलाया गया है? दूसरा पहलू और भी ज्यादा व्यक्तिगत और शायद ज्यादा जहरीला है। ओके। विश्लेषण में आपस में ईर्ष्या भाव एवं एक दूसरे की टांग खींचने वाले रवैये का साफ साफ जिक्र है। टांग खींचने वाला रवैया? जी, ये सिर्फ सहयोग की कमी नहीं है, ये एक दूसरे को सक्रिय रूप से नीचा दिखाने की कोशिश है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सच में अच्छा काम कर रहा है, कोई पहल कर रहा है, तो बाकी लोग उसकी मदद करने के बजाय उसकी राह में रोड़े अटकाने लगते हैं। ये तो बहुत ही अजीब माहौल होगा काम करने के लिए। और ये एक ऐसा माहौल बना देता है जहां कोई भी जोखिम लेने से डरता है, कोई नया आइडिया लाने से कतराता है। इसे एक उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए किसी युवा और ऊर्जावान कर्मचारी नेता ने सोचा, क्या हम अपनी मांगों के लिए एक डिजिटल कैंपेन चलाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा आधुनिक विचार है। हाँ, इससे उनकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, असर भी ज्यादा होगा। लेकिन इस माहौल में क्या होगा? पुराने नेता शायद इसे अपनी तौहीन समझे। अच्छा। दूसरे गुट के लोग कहेंगे, अरे ये तो खुद को चमकाने के लिए कर रहा है। कोई और कहेगा, अरे इससे कुछ नहीं होता, हमने दुनिया देखी है। ये तो होता है। नतीजा ये होगा कि वो नया विचार शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगा, और वो जो ऊर्जावान व्यक्ति था वो अगली बार कुछ भी नया करने से पहले 10 बार सोचेगा। और इसका सबसे बुरा असर क्या होगा? क्योंकि अगर ऐसा लगातार होता रहा तो संगठन का भविष्य क्या होगा? यहीं पर ये विश्लेषण अपनी सबसे गंभीर बात कहता है। क्या? इसका सबसे दुखद परिणाम ये होता है कि जो लोग वाकई में संगठन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो ईमानदार और काबिल हैं, जी, वो इस नकारात्मकता से हतोत्साहित होकर पीछे हट जाते हैं। वो या तो चुप हो जाते हैं या फिर इन सब मामलों से खुद को पूरी तरह अलग कर लेते हैं। अरे ये तो संगठन के लिए एक तरह का ब्रेन ड्रेन हो गया। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। मतलब जो सबसे अच्छे दिमाग और सबसे मजबूत हाथ हैं वही खेल से बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये काबिल लोग पीछे हट जाते हैं तो मैदान किसके लिए खाली हो जाता है? शायद उन लोगों के लिए जो उतने सक्षम नहीं हैं, ये जिनका मुख्य उद्देश्य संगठन का भला करने से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाना है। और फिर ये एक दुष्चक्र बन जाता होगा। हाँ, एक ऐसा चक्कर जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कमजोर नेतृत्व और ज्यादा अंदरूनी लड़ाई और कमजोर नतीजे, ये चक्र बस चलता रहता है। अब अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, गुटबाजी, श्रेय की होड़, एक दूसरे की टांग खींचना और अच्छे लोगों का पीछे हटना, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्या ये समस्या सिर्फ नेतृत्व के स्तर पर है या आम कर्मचारियों में भी ये भावनाएं मौजूद हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, विश्लेषण सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? अक्सर नेतृत्व का जो कल्चर होता है ना, वही नीचे तक रिश्ता है। जब आम सदस्य देखते हैं कि उनके नेता ही आपस में लड़ रहे हैं, तो उनमें भी एकता की भावना कमजोर पड़ जाती है। वो भी गुटों में बंट जाते हैं। यह हमारे नेता का आदमी है, वो उस वाले गुट का है, इस तरह की बातें। बिल्कुल, इस तरह की बातें आम हो जाती हैं। फिर आप सहयोग की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो बेईमानी हो जाता है। और क्या इस फूट के पीछे कोई ढांचागत कारण भी हो सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत अहंकार की लड़ाई है या फिर कर्मचारियों के अलग अलग वर्गों, जैसे कि क्लर्क, स्टेनोग्राफर या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, क्या इनके हित भी आपस में टकराते हैं? बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। अक्सर ऐसी गुटबाजी के पीछे ढांचागत कारण होते ही हैं। अच्छा। हो सकता है कि किसी एक कैडर, मान लीजिए स्टेनोग्राफर्स, की कोई खास मांग हो जो क्लर्क कैडर के लिए उतनी जरूरी ना हो। ये तो संभव। ऐसे में अगर यूनियन का नेतृत्व किसी एक कैडर के हाथ में है, तो दूसरे कैडर के लोगों को लग सकता है कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, और वहीं से अविश्वास पैदा होता है। हाँ, ये अविश्वास ही गुटबाजी की जड़ बनता है। वो सोचने लगते हैं कि जब तक हमारा आदमी ऊपर नहीं बैठेगा, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, और बस यहीं से एकता टूटने लगती है। ठीक है, तो ये सिर्फ लोगों की बुरी नीयत का मामला नहीं है, बल्कि सिस्टम में भी कुछ ऐसी दरारें हैं जो इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देती हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों को अगर अपनी लड़ाई जीतनी है, तो उन्हें सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि पहले खुद से लड़ना होगा। एक तरह से हाँ, ये विश्लेषण यही कह रहा है कि बाहरी लड़ाई के लिए जो हथियार चाहिए, एकता, विश्वास, हाँ, एकता, विश्वास और एक साझा रणनीति, ये सब घर के अंदर ही तैयार होते हैं। अगर आपके अपने ही घर में जंग छिड़ी हुई है, तो आप बाहर की लड़ाई के लिए ना तो तैयार हो सकते हैं और ना ही आपके पास लड़ने की ताकत बचती है। बात तो पते की है। आवाज उठाने से पहले ये जरूरी है कि आवाज एक हो। बिखरे हुए शोर को अनसुना करना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसका मतलब ये है कि पहली जिम्मेदारी खुद कर्मचारी संघों और उनके सदस्यों की बनती है कि वो अपने घर को दुरुस्त करें। जी। उन्हें शायद ये सवाल खुद से पूछना होगा कि क्या हम एक साझा लक्ष्य के लिए अपने व्यक्तिगत मतभेद और अहंकार को किनारे रखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। और उन्हें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां अच्छे काम की सराहना हो, न कि उसे शक की नजर से देखा जाए, जहां नए विचारों का स्वागत हो और जहां नेतृत्व का चुनाव काबिलियत पर हो, न कि इस आधार पर कि कौन किस गुट का है। जब तक ये अंदरूनी सुधार नहीं होंगे, तब तक बाहरी मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलना इस विश्लेषण के अनुसार बहुत मुश्किल है।
तो आज हमने फैक्ट एआई लेंस के विश्लेषण के जरिए उत्तर प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी संघों के अंदर की चुनौतियों को समझा। और ये मामला सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि एक सार्वभौमिक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि किसी भी समूह में, चाहे वो एक कर्मचारी संघ हो, एक कंपनी हो, एक राजनीतिक दल हो, या हमारा अपना समाज ही क्यों ना हो, हम कितनी बार अपनी बाहरी नाकामियों का ठीकरा अंदरूनी दरारों पर फोड़ने से बचते रहते हैं। हम बाहर दुश्मन ढूंढते रह जाते हैं और ये देखने से चूक जाते हैं कि असली दीमक तो शायद हमारे अपने घर की नींव को ही खोखला कर रही है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।